हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने जब ये हिंदी के चैप्टर शुरू किए थे तब मैंने आपको बताया था कि हिंदी की बहुत सारी विधाएं होती हैं, जैसे कहानी, नाटक, एकांकी। तो हम लोग एक एक करके जो हमारे सिलेबस में है गद्य, जो विधाएं हैं, एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे। तो आज हमारी जो नई विधा है जिसको हमें पढ़ना है उसका नाम है कविता। ये कविता शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूँगा, आपको वो पीपीटी देखना है। और फिर मैं आपको उसमें एक एक पीपीटी को खोलकर एक एक चीज़ें बताते जाऊँगा और फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। आप सभी को पीपीटी दिख रहा है, तो हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखो, जैसे कि आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जो हमारा ये हिंदी का लेसन है, जो हमारा ये पार्ट है, उसमें हमें तो पता है कि कविता का नाम दिवस का अवसान। और इसके जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं और ये कक्षा 9वीं की कविता है। स्टूडेंट, अब जब हम कविता शुरू करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है। जैसे हम बिना उद्देश्य के तो कोई काम करते नहीं। तो कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है, अभी हमारे सिलेबस में ये कविता है क्यों? तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले कविता के जो उद्देश्य हैं कविता पढ़ने के, वो एक बार उद्देश्य देख लेते हैं। और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर फिर हम अपनी कविता की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे। तो विद्यार्थियों, कविता पढ़ने का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि स्वयं पढ़कर कविता के मुख्य भाव अर्थ को समझना। हम कविता इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जो कविता के भाव है, वो कविता में हमें कहना क्या चाहते हैं, वो हमें आना चाहिए, मतलब समझ में आए वो कविता हमें बताना क्या चाहती है, उसके अर्थ क्या है, उसके भावनाएं क्या है उस कविता के अंदर। फिर कविता से एक विधा के रूप में परिचित होना और उसकी खासियतें जानना, शब्दावली और संरचना से परिचित होना। विद्यार्थी, दूसरी जो कविता का पढ़ने का उद्देश्य होता है कि देखो, मैंने आपको बताया कि हर एक जैसे हिंदी की कई विधाएं हैं, तो कविता भी उसमें से एक विधा है। तो हमें उस विधा से भी, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और हमें हिंदी पढ़ते हैं, घर पे बोलते हैं, तो हमें हिंदी की जो विधाएं होती है ना, उनसे परिचय कराना है, हमें उनसे परिचय होना है। किसी ने कभी पूछा कि कविता क्या है, नाटक क्या है, उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। ये सब हिंदी की विधाएं हैं। तो ये कविता की जो विधा है हिंदी की, उससे कविता हमें उससे परिचित कराती है। मतलब कविता पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हमें हिंदी की वो विधा भी पता चले। उसकी खासियतें, विद्यार्थियों आपको पता है कि कविता की भी कुछ खासियतें होती है, मतलब विशेषताएं होती है। कविता क्या होती है, कविता से हमें शब्दों को पता चलता है, बहुत सारे नए नए शब्द पता चलते हैं। और संरचना, मतलब कविता की बनावट कैसे होनी चाहिए। देखो, कविता क्या होती है, जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि कहानी बहुत डिटेल में लिखी होती है, बहुत ही विस्तृत होती है। लेकिन कविता क्या होती है, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहती है कविता। तो कविता की संरचना, मतलब अगर हमें कविता लिखनी है, कविता, तो हमें आना चाहिए कि कविता किस तरह से लिखी जाए, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को हम बता सके। तो कविता का पढ़ने का उद्देश्य एक ये भी होता है कि कविता में शब्दावली सीखे, नए नए शब्दों को सीखे। और कविता संरचना से परिचय कराना, मतलब कविता बनाई कैसे जाती है, लिखी कैसे जाती है, इससे परिचय होना हमारा। कविता की लय और ताल का आनंद उठा पाना। तीसरा तीसरा जो उद्देश्य होता है तीसरा जो उद्देश्य होता है वो है लय और ताल का आनंद उठा पाना। हमें पता है कि लय और ताल क्या होता है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो देखो, उसमें तुकांत होते हैं, लय होता है, ताल होता है, मतलब एक रिदम से, एक लय से हम कविता पढ़ते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें अवगत कराना, मतलब कविता, इन सब चीज़ों का आनंद उठाना। और इनको आनंद उठाने का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब हम कविता पढ़ते हैं, कोई कविता हमें अच्छी लगती है, तो हमें उसमें रस आता है, उसमें हमें अच्छा लगता है। तो कविता पढ़ने का एक उद्देश्य ये भी है कि हमें लय और ताल से हमारा परिचय हो सके। कविता में निहित भाव को अपने परिवेश से जोड़कर देख पाना कविता का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है स्टूडेंट। अभी देखो, कई बार हम ऐसी कविताएं पढ़ते हैं जो हमें उसके पता नहीं होता। तो कविता क्या करती है स्टूडेंट, हमें उस चीज से संबंध स्थापित करती है। जैसे अभी हम ये कविता पढ़ेंगे तो इसमें संध्या के बारे में है। और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो हमें गांव में दिखाई देती, शहरों में तो वो नहीं दिखाई देती। तो कविता पढ़ने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो हमारे अगल बगल के परिवेश है, हमारे इर्द गिर्द के जो वातावरण है, उनसे हमारा संबंध जोड़ने का काम कविता करती है।
और फिर कल्पनाशीलता को बढ़ाना। अभी विद्यार्थियों, आपको ये पता है कि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच सकते वहाँ पे कविता पहुँचती है। मतलब जो कवि होता है उसकी कल्पना में वो चीजें भी आ जाती हैं जहाँ पे सूरज नहीं पहुँच पाते, लेकिन कवि जो है वो कल्पना करते हुए उस जगह पे भी पहुँच जाते हैं। तो कविता का एक उद्देश्य ये भी है कि हमें कल्पनाशीलता हमारी बढ़े, हम कल्पना कर सके, अच्छी अच्छी कल्पना करके और अच्छे से कविता वगैरह लिख सके। कविता एक एक उद्देश्य ये भी होता है कविताशीलता कल्पनाशीलता को बढ़ाना। अन्य कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना। जब हम एक कविता पढ़ते हैं, हमें वो कविता अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, ऐसी और भी कविताएं नेट पे ढूंढते हैं, किताबों में ढूंढते हैं। हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, पुस्तकालय जिसको बोलते हैं, वहां पर जाकर हम क्या करते हैं, उससे संबंधित कविताएं या वैसी ही कविताएं ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें क्या है ऐसी और भी कविताएं पढ़ने का मौका मिले। और अंत में कविता पढ़ने का उद्देश्य होता है स्वयं कविता लिखने के लिए प्रेरित करना। देखो विद्यार्थियों, अगर आपने ऊपर के जितने भी उद्देश्य हमने देखे, अगर आप उन सारे उद्देश्यों को अगर समझ गए, तो फिर आप कोशिश करते हो कि यार इन्होंने ऐसी अच्छी कविताएं लिखी हैं, क्यों ना हम भी जरा कविता लिखने की कोशिश करें। तो हमें भी कविता लिखने की ये होती है, मतलब हम भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि मेरे विद्यालय का भूतपूर्व एक छात्र था जो बहुत ही अच्छी कविताएं लिखता था। मतलब वो इतना अच्छा कल्पना करता था और वो कविताएं लिखता था और मुझे दिखाता था, सर देखो मैं बड़े हो जाऊंगा तो इस तरह से और भी कविताएं लिखूंगा और उसको छपाऊंगा। तो कविता पढ़ने का उद्देश्य इस तरह से आप भी कविता लिख सकते हो, आप भी कल्पना कर सकते हो, आप भी कविता के जो अर्थ होते हैं वो स्वयं पढ़कर उसके अर्थ समझ सकते हो। और जो कविता में कवि कहना चाहता है, जो उसमें रस है, भाव है, उसको आप समझ सकते हो। ये सब कविता के पढ़ने के उद्देश्य होते हैं। तो ये कविता के उद्देश्य अगर हमें पता चल गए विद्यार्थियों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पीपीटी देख रहे हैं तो फिर उसमें एक पीपीटी है, देखो उसमें एक स्लाइड है जिसमें एक दही हंडी फेस्टिवल ऐसे करके लिखा है। तो अभी आपको तो पता है कि दही हंडी फेस्टिवल ये क्यों मनाया जाता है। हम ये जानते हैं कि दही हंडी फेस्टिवल जो है वो भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है विद्यार्थियों। तो ये कृष्ण भगवान का जन्म रात को होता है, फिर उस दिन सब व्रत रखते हैं और अगले दिन दही हंडी फोड़ी जाती है। महाराष्ट्र में तो हमें पता है कि ये बहुत ही बड़े उत्सव के तौर पे मनाया जाता है। तो हमारी जो आज की कविता है विद्यार्थियों, वो भगवान कृष्ण से ही संबंधित है। उसमें भगवान कृष्ण के जीवन से लेकर उनके कार्यों तक का वर्णन है, जिसे हम जब कविता अभी आगे पढ़ेंगे तो हमें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि इसमें भगवान के जीवन का वर्णन है। तो अभी विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले हमें ऐसे हम जानते हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो उसके बारे में जानना है तो उस व्यक्ति को जान जाए, तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीजें स्वयं पता चल जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी, ये देखते हैं कि जैसे कवि का, अभी हमें ये पता है कि हमारी जो कविता है, अभी हमें एक नई विधा पढ़नी है, उसका नाम है कविता। कविता के उद्देश्य क्या होते हैं ये हमें पता चल गया। तो और हमें ये भी पता चला कि आज हम भगवान कृष्ण से संबंधित एक कविता पढ़ेंगे, जिस कविता का नाम है दिवस का अवसान। अभी ये कविता शुरू करें उससे पहले हम कवि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले, ताकि हमें कविता को समझने में थोड़ी आसानी मिल जाए। तो कवि, ये जो कवि हैं इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म जो हुआ था विद्यार्थियों, ये तो विद्यार्थियों देखो, मैंने आपको जो अभी बोला, जो चीज़ समझाई, मैंने आपको बताया कि हमारी जो विषय है हिंदी, कविता दिवस का अवसान, और कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कक्षा 9वीं की कविता, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। और फिर ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे है ये कविता के उद्देश्य, जो मैंने एक एक करके आपको पढ़ाया कि कविता स्वयं पढ़कर कविता के उद्देश्य भाव समझना, कविता को एक विधा के रूप में परिचित होना, ये सारे उद्देश्य देखो आपके सामने हैं। कविता की लय और ताल का आनंद उठा पाना, अभी हमने ये सब डिस्कशन किया है। कविता में निहित भाव को अपने परिवेश से जोड़कर देखना, जो हमारे जो कविता में जिस चीज़ का वर्णन है उससे और उस परिवेश को अपने इर्द गिर्द देखना, और फिर कविता कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना।
कविता से जो ये कल्पनाशीलता बढ़ती है, हम कल्पना करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस तरह से कल्पनाशीलता भी बढ़ती है, अन्य कविताओं को पढ़ने की प्रेरणा और स्वयं कविता लिखने के लिए प्रेरित होना। कविता पढ़ते तो हमें ये 2 चीज़ों का भी पता चलता है कि उससे संबंधित और कविताएँ ढूँढते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कविता पढ़ना धीरे-धीरे अच्छा लगता है। और फिर स्वयं कविता लिखने के लिए प्रेरित होना। फिर अगर हमें अच्छा लगा फिर हम कोशिश करते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें मुझ में है, मैं कल्पना कर सकता हूँ, तो मैं खुद भी कविता लिखने की कोशिश करूँगा। फिर अगला स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये देखो एक फेस्टिवल का फोटो है, दही हंडी फेस्टिवल जिसको बोलते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की कि ये भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का त्योहार होता है। जिस दिन रात को वो जन्म लेते हैं उस दिन हम व्रत रखते हैं और अगले दिन दही हंडी फोड़ी जाती है। इस इस दृश्य को देखकर हमें पता चलता है कि हमें जो कविता पढ़नी है वो भगवान कृष्ण से संबंधित कविता है वो पढ़नी है। अब हम अपने आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं विद्यार्थियों, जिसमें कविता शुरू करने के पहले हमें कवि के बारे में पता होना चाहिए कि असल में वो कवि हमें कहना क्या चाहते हैं, कवि हमें बताना क्या चाहते हैं। तो कवि को अगर समझ लेंगे तो कविता को थोड़ी समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ये जो कवि हैं इस कविता के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके बारे में थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। विद्यार्थियों देखो आपके स्लाइड में ना 2 चीज़ें हैं। जो कोई भी कवि होता है या रचनाकार होता है या लेखक होता है, उनका जीवन वृत्त अलग होता है और रचनाएं अलग होती हैं। जीवन वृत्त का मतलब है कि उनके जीवन से संबंधित बातें, और रचनाओं का मतलब होता है कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो एक एक करके हम लोग पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं विद्यार्थियों। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय। इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म जो है वो यूपी के आजमगढ़ जिले में हुआ था, जहाँ पे एक निजामाबाद नाम का गांव है। यूपी के ये जिले में, आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नाम का एक गांव है। वहाँ पे इनका जन्म जो है वो 16 मार्च 19 इनका जन्म जो है वो 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद विद्यार्थी जब ये, और इनके पिताजी का नाम था भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ उपाध्याय। ये यूपी के जो आजमगढ़ जिला है वहाँ पे निजामाबाद शहर है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे 15 अप्रैल 1865 को। पैदा होने के बाद विद्यार्थियों ये 5 साल की उम्र तक तो जो बच्चे हैं जैसे अपने अगल बगल के स्कूलों में विद्या ग्रहण करते हैं, वैसे ही इन्होंने अपने आजमगढ़ जो इनका जिला था जहाँ ये पैदा हुए थे उसी के आसपास के विद्यालय से इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो ग्रहण किया। उसके बाद 5 साल के होते होते इनके एक चाचा थे, इन्होंने उन्होंने इनको फारसी और उर्दू के भाषाएं जो है वो सिखानी शुरू कर दी। 5 साल के बच्चों को अब वो सिखाने लगे, उर्दू और फारसी और संस्कृत भाषा सिखाने लगे। उसके बाद आगे की पढ़ाई कर कर इन्होंने जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है ना, जब ये बड़े हो गए और इनकी पढ़ाई समाप्त हुई तो इनको क्वींस कॉलेज बनारस में, बनारस आपको पता है वाराणसी बोलते हैं, वहाँ पे क्वींस कॉलेज है, वहाँ पर उनको अंग्रेजी की अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उनकी ये होता है, वहाँ पे वो जाते हैं उस क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है विद्यार्थियों की, वहाँ जाने के बाद ना इनकी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है। तो उसके बाद वो वहाँ से वो नौकरी छोड़ देते हैं क्वींस कॉलेज की, और क्वींस कॉलेज की नौकरी छोड़ने के बाद ये आ जाते हैं वापस अपने गांव, जो इनका आजमगढ़ जो इनका गांव था, वापस वो वहाँ आ जाते हैं। और वहाँ पे फिर वो अपना औषधि कराते हैं, दवा कराते हैं, और फिर और जितने समय ये बीमार रहते हैं विद्यार्थी, उतने समय इन्होंने क्या किया, जो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन चारों भाषाओं का अध्ययन किया, और साथ में उपचार भी कराते रहे और इन भाषाओं का अध्ययन करते गए। जैसे थोड़ा समय व्यतीत हुआ और इनकी सेहत में सुधार हुआ विद्यार्थियों, आगे चलकर इनको कानूनगो नाम की एक सरकारी सेवा में शामिल होने का मौका मिलता है। इसका मतलब ये है कि गांव में जब वो क्वींस कॉलेज की नौकरी छोड़कर आए थे तो फिर उसके बाद उनको कानूनगो एक पद होता है जो गांव में जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, वो नौकरी मिली। उस नौकरी में इन्होंने अपने आप को फिर से ज्वाइन शुरू किया और वहाँ पे कार्य करते हुए जब ये निवृत्त होते हैं वहाँ से, सेवा समाप्त होती है, उसके बाद फिर वो आते हैं अपने घर जहाँ पे वो रहते थे। और उसके बाद थोड़े समय बाद फिर इनको बनारस का जिसको बीएचयू बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ भी उसको बोलते हैं,
वहाँ पर इनको ये विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने के लिए रखा जाता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है विद्यार्थियों की, वहाँ पे वो बिना सैलरी के पढ़ाते थे। मतलब इनको इतना ज्ञान था कि लोग उनको वहाँ पे ये सेवा मतलब पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। और ये हरिऔध जी उस विद्यालय में विश्वविद्यालय में जाते हैं और वहाँ पे वो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और वो भी निःशुल्क, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के। और फिर उसके बाद फिर वो आ जाते हैं, मतलब थोड़े समय बाद वो वहाँ से भी वो नौकरी छोड़ देते हैं विश्वविद्यालय की, और अपने घर पे ही रहकर सिर्फ और सिर्फ काव्य रचना में जुट जाते हैं। काव्य रचना का मतलब कहानी, और फिर ये जो उनकी रचनाएं हैं इन सबको लिखने में जुट जाते हैं। फिर उनका मन जो है वो नौकरी में नहीं रहता, और फिर इस तरह से घर पे रहकर वो काव्य रचना में अपने आप को रख लेते हैं, मतलब बिजी कर लेते हैं। और फिर विद्यार्थियों 16 मार्च 1947 को इनकी जो है वो देहांत हो जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो है वो देहांत हो जाता है उसी गांव में जहां पर ये पैदा हुए थे, निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। फिर विद्यार्थियों हमें उनका जीवन वृत्त तो पता चल गया, अभी हम उनकी थोड़ी सी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो हरिऔध जी हैं, इन्होंने प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, ऐसे तमाम तरह की जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं। और इनकी इन सब रचनाओं के अलावा जो सबसे ज्यादा कलम चली है वो है बाल साहित्य पे। इनको बच्चों से लगाव था, इसलिए बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। उस रचनाओं को बाल साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसमें ये थोड़ी सी जगह या समय के अभाव के कारण वो बाल साहित्य की रचनाओं के नाम में नहीं लिख पाया हूँ। तो प्रिय प्रवास, इन जो रचनाएं हम देख रहे हैं, प्रिय प्रवास 1914, ये इनका सबसे प्रसिद्ध जो है ये महाकाव्य है, जिसकी वजह से इनकी ख्याति जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। प्रिय प्रवास इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो महाकाव्य है, जिसकी रचना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी कविता है वो इसी प्रिय प्रवास से ही संबंधित है। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक बार फिर से, अगर आप जो नए बच्चे ज्वाइन हुए उनको हम बताते चले कि हमने अभी तक कविता के उद्देश्य देखे, फिर उसके बाद हम लोगों ने कवि के बारे में देखा, कवि के जीवन परिचय के बारे में देखा, और उनकी रचनाओं के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और एक स्लाइड देखते हैं, कविता परिचय। देखो विद्यार्थियों, आपके सामने एक चित्र है जिसमें प्रिय प्रवास लिखा है। ये मैंने आपको इसलिए ये फोटो शामिल किया है ताकि आपको पता चले कि आप जो कविता पढ़ रहे हैं वो, देखो ये जो किताब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नीचे लिखा है, और ऊपर लिखा है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य। तो जो हमारी कविता है वो इसी पुस्तक के रचना के अंतर्गत है, इसी में से वो एक अंश लिया गया है, और ये हमें कविता के तौर पे उस अंश को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये आपकी जो कविता है ये इसी पुस्तक से ली गई है, अवतरित की गई है। विद्यार्थियों, अभी आपके मन में सवाल आता होगा ना कि ये प्रिय प्रवास, ये जो किताब है, इसमें असल में है क्या, इसकी कथा वस्तु क्या है। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि हम हिंदी भाषी विद्यार्थी है, हिंदी से हमारा लगाव है, तो हमें जो हिंदी की प्रसिद्ध किताबें हैं या फिर रचनाएं हैं उनके बारे में, उनकी कथा वस्तु के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होते चले। तो कथा वस्तु क्या है इस प्रिय प्रवास का, एक शॉर्ट में आपको उसके बारे में भी मैं बताते चलूँ। ये जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है हरिऔध जी का, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, कृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास और लौट आना वर्णित है। अभी ये तो आपको पता है विद्यार्थियों, क्योंकि हम यहाँ इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भगवान कृष्ण से संबंधित ऐसा कोई प्रसंग नहीं होगा जो हमें नहीं पता है। तो हमें ये भी पता है कि भगवान कहाँ पैदा हुए थे, मथुरा में हुए थे, फिर वो ब्रज में आए, वहाँ पे उन्होंने लीलाएं की, और बाद में कंस के बुलावे पर वो ब्रज से मथुरा जाते हैं। वहाँ पे वो कंस की मतलब हत्या करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। और फिर वहाँ से फिर वो वहीं रह जाते हैं, और उसके बाद फिर
ये जो ब्रज के लोग थे उनको वो छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और फिर वहीं रहते हैं। उसके बाद फिर अगला जो ये है उसमें भगवान कृष्ण अपने एक मित्र को जिनको वो यहाँ पे ब्रज में भेजते, क्योंकि जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले जाते तो जो ब्रज के लोग थे वो बहुत उदास थे, तो उनको ज्ञान देने के उद्देश्य से भगवान कृष्ण के एक मित्र है जिनका आप उनके चचेरे भाई भी कह सकते हो, उनके मित्र हैं, चचेरे भाई हैं जिनका नाम है उद्धव, उनको भेजते हैं और वो आते हैं। और फिर ब्रज में किस तरह से उनकी हालत होती है, क्या होता है, इन सारे प्रसंगों का इस्तेमाल आप कह सकते हो कि इन सारे प्रसंगों का वर्णन जो है वो ये प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है इसमें है। इसमें इसी यही कथा वस्तु है प्रिय प्रवास की। इसी को आधार बनाकर ये जो कविता है उसी प्रिय प्रवास का एक अंश है, जिसको कविता के तौर पे हमारे इस सिलेबस में जो है वो शामिल किया गया है विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखो इसमें एक शब्द आया है महाकाव्य। अभी क्योंकि हमें ये भी पता होते चले कि ये महाकाव्य होता क्या है, तो एक 2 मिनट में हम लोग महाकाव्य क्या होता है ये भी समझते चले, ताकि आगे हमें पता रहे कि महाकाव्य का मतलब क्या होता है। महाकाव्य ये भी एक रचना की तरह ही होती है जैसे कहानी होता है, लेकिन महाकाव्य और कहानी दोनों में थोड़ी बहुत समानता है, थोड़ी बहुत भिन्नता है। देखो कहानी क्या होती है विद्यार्थी, एक कहानी एक छोटी सी होती है, उसमें किसी एक घटना को आधार बनाकर लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो महाकाव्य होता है विद्यार्थी, महाकाव्य का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन। मैंने आपको शुरू में बताया, अगर हम पीछे वाली स्लाइड में देखें तो ये कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन तक का संपूर्ण कथा, अर्थात ये है कि जो महाकाव्य होता है उसमें जो नायक होता है, नायक का अर्थ होता है कि जो उस कथा का पात्र है, में मुख्य पात्र है, कहानी उसके जीवन की संपूर्ण होनी चाहिए, मतलब उसके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन जब होता है तो वो महाकाव्य कहलाता है। तो ये जो प्रिय प्रवास है इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पूरी उनके कार्यों तक का वर्णन है, इसलिए ये जो है ये विद्यार्थी ये एक महाकाव्य है। अभी आपको इतना तो परिचय ज्ञात हो गया होगा विद्यार्थियों की महाकाव्य क्या होता है। महाकाव्य एक लंबी कहानी आप उसको बोल सकते हो जिसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। अभी अगला जो अभी विद्यार्थी हमें ये तो पता चल गया कि हमें ये जो कहानी, ये जो कविता है ये किस पुस्तक से और प्रिय प्रवास उसका नाम है वहां से ली गई। अभी अपनी कविता की तरफ बढ़े उससे पहले हम लोग जरा ये कविता पद्य संबंधी जो है वो एक बार देख लेते हैं। इस पद्य में हमको बताया क्या गया है वो एक बार देख लेते हैं। तो हमें कविता से संबंधित थोड़ी बहुत चीजें और भी पता चल जाएंगी। तब हम कविता पढ़ेंगे तो हमें वो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो विद्यार्थियों देखो यहाँ पे लिखा है कि महाकाव्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाकाव्य में एक पूरी कथा का होना अनिवार्य है। इसका अर्थ ये है कि जो कथा होती है महाकाव्य की उसमें संपूर्ण कथा होनी चाहिए, जो नायक होता है उसके पूरे जीवन की कथा होनी चाहिए। महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता से विकसित किया जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि जो महाकाव्य होता है उसमें जो नायक होता है उसके संपूर्ण जीवन को एकदम विस्तृत तौर पे बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, मतलब लिखा जाता है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होता है किंतु सर्ग का अंतिम पद भिन्न छंद का होता है। सर्गों की संख्या 8 या इससे अधिक होती है। अभी विद्यार्थियों आप छोटे हैं फिर भी मैं आपको एक हल्का सा परिचय देते चलूँ। ये सर्ग का मतलब होता है कि आप एक खंड की तरह समझ सकते हो या फिर भाग समझो कि एक भाग, दो भाग, तीन भाग। तो ये जो महाकाव्य होता है वो भागों में डिवाइड होता है, भागों में बटा होता है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो उसको समझना जो है वो आसान होता है। तो उसको सर्ग कहते हैं। आपके परिचय के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें और भी डिटेल में हम देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश, अभी देखो मैंने आपको बताया कि जो प्रिय ये जो कविता है ये प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसका एक छोटा सा अंश है। इसलिए यहाँ पे कवि ने क्या लिखा है कि प्रस्तुत काव्यांश, काव्य और अंश मतलब कविता का अंश प्रिय प्रवास महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। अब प्रथम सर्ग का अर्थ है कि पहले भाग से लिया गया है। ये जो हमारी कविता है मैंने आपको बताया कि जो प्रिय प्रवास ये महाकाव्य है
ये 17 सर्गों में बटा है विद्यार्थियों। 17, आप समझ सकते हो कि 17 भाग, ऐसे समझिए कि ये 17 भागों में बटा है। ये 17 जो भाग हैं, इसमें जो पहला वाला हिस्सा है, प्रथम सर्ग है, ये जो हमारी कविता है दिवस का अवसान, ये उसी पहले सर्ग से ली गई है। अ, यहाँ हरिओ जी ने सायकाल की प्राकृतिक छटा और गोकुल के ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। विद्यार्थियों, इस कविता में अभी हमें ये पता चल गया कि इस कविता में कवि जो है वो जो शाम का समय होता है, जो हमें मुंबई जैसे भागती दौड़ती जिंदगी, ये शहरी जीवन में ये सारी चीजें तो थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। लेकिन जब ये कविता हम पढ़ेंगे ना विद्यार्थियों, और अगर आपने गांव में वो अनुभव किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कविता में संध्या का वर्णन है, वो संध्या हमें, वो शाम काल का समय हमें गाँव में देखने को मिलता है। तो ये कविता पढ़कर हमें हमारा जो परिवेश है, गाँव से हमारा परिवेश अपने आप जुड़ जाएगा, ऐसा आप अनुभव करेंगे। इससे ज़्यादा हम बात करेंगे तो हमारी कविता का जो आनंद है, रस है, वो समाप्त हो जाएगा। जब हम कविता पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी-सी परिचय हो जाती है कि हमें जो कविता पढ़नी है, उस कविता में भगवान कृष्ण और फिर संध्या समय का वर्णन है कि संध्या, शाम का समय किस तरह से मनोहर होता है, मन को हरने वाला होता है, ये हमें देखना है। तो विद्यार्थियों, अभी आगे बढ़ते हैं हम, और एक स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको कविता का वाचन करके बता दूं, क्योंकि कविता पढ़ेंगे तो फिर हमें उसको पढ़ने को थोड़ा सा समझने में आसान होगी। तो एक बार हम क्या करेंगे विद्यार्थी, पहले एक बार पूरी कविता पढ़ेंगे, फिर कविता के अर्थ समझेंगे, उसमें कुछ शब्दार्थ है या फिर कुछ और भी एक काव्य सौंदर्य, मतलब जो कविता की सुंदरता उसमें क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी कविता का एक बार पढ़ते हैं, वाचन करते हैं, और आप ध्यान से सुनिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, विपिन बीच विहंगम विहंगम वृंद वृंद का कलनिनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमयी विविधा विहगावली उड़ रही नभ मंडल मध्य थी, अधिक और हुई नभ लालिमा, अधिक और हुई नभ लालिमा, दश दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप कुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई, झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी, आंचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारिणी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शने शने, निमिष में वन व्याप्तिक व्याप्तिक विथिका विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल धूसर वत्स समूह भी विलसता जिनके दल साथ था। तो ये विद्यार्थी, ये इस तरह की कविता है जिसका हमने अभी वाचन किया। अभी हम एक एक करके इस कविता को फिर से एक बार पढ़ेंगे, जो उसके शब्दार्थ हैं, शब्दों देखेंगे, और उसके अर्थ देखते हुए हम अपनी कविता में आगे बढ़ेंगे। तो कवि कह रहे हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये जो पहली चार पंक्तियां हैं कवि विद्यार्थियों, इसमें कवि बताना चाहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी इस चार कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो संध्या का समय है, ये जो शाम का समय है, ऐसे में दिन का क्या है, दिवस का अवसान समीप था, अर्थात ये जो दिन है ना वो ढलने वाला है, शाम हो गई है, और दिन जो है वो समाप्त होने की कगार पे है, दिन जो है वो अभी समाप्त हो जाएगा। गगन था कुछ लोहित हो चला। और विद्यार्थियों देखो, मैंने आपको शुरू में बताया कि इस कविता में संध्या वर्णन है, शाम के समय जो यहाँ तो हमें देखने को शायद कम ही मिलता है, लेकिन गांव में हमें
जब संध्या होती है सूरज की लाल लाल रोशनी पूरे पेड़ों पर, पौधों पर और सब जगह पे लाल लाल रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है कि किसी ने पूरी जो हमारे अगल बगल के वातावरण सबको लाल रंग से रंग दिया है। तो कवि कह रहे हैं कि संध्या अपना संध्या दिवस का अवसान समीप था, अर्थात दिन जो है वो समाप्त होने की कगार पे है। संध्या जो है वो समाप्त हो रही है, दिन का अंत हो रहा है और उस अंत में जो गगन था कुछ लोहित हो चला। मतलब जो आकाश था विद्यार्थियों वो कैसा हो गया था, लाल हो गया था। मतलब आकाश की जो लालिमा है वो चारों तरफ फैल गई थी। तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कवि कह रहे हैं कि ये जो चमक है ना, ये जो सूरज की जो प्रकाश है ना, ये पेड़ों की जो शिखाओं पर ना बहुत ही सुंदर लग रही है। मैंने आपको बताया अभी कि जो ये रोशनी होती है सूरज की रोशनी लाल लाल, ये पेड़ों के ऊपर एकदम फैल गई है। पूरा वातावरण जो है वो लाल रंगों से भर गया है। तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि ये जो सूरज की रोशनी है लाल लाल, उससे जो पेड़ों का ऊपरी भाग है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। विद्यार्थियों कल्पना करो आपको ये सीन गांव में देखने को मिलेगा अगर आप संध्या के समय कहीं बैठे हैं और सूरज डूब रहा है, उनकी सूरज की लाल लाल रोशनी से पूरा वातावरण एकदम लालिमा होता है, लाल लाल हो जाता है पूरा। तो कमिली ये हुआ हमारी पहली चार पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि सूरज दिन का अंत समीप है, सूरज जो है वो डूबने वाला है, अर्थात उसकी रोशनी से जो पेड़ हैं, पेड़ की शिखाएं हैं, जो ऊपर का हिस्सा है वो सब उसके लाल लाल रोशनी से सुंदर लग रहे हैं। विपिन बीच विहंगम वृंद का कलनी नाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमय विविधा विहगावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी। विद्यार्थियों अगर आप गांव में थोड़े भी समय व्यतीत किए होंगे तो आपको पता है कि जब गांव में सुबह होती है या फिर शाम होती है तो पक्षियों की बहुत ही आवाजें आती हैं। बहुत सारे पक्षी आवाज करते हुए उड़ते हैं आकाश में, चाहे वो संध्या का समय हो चाहे वो सुबह का समय हो। तो कवि क्या कह रहे हैं कि विपिन बीच विहंगम वृंद का मतलब जंगलों के बीच में ये जो पक्षियों का समूह है उनकी जो आवाजें हैं वो अचानक से बढ़ गई। जैसे शाम होती है ना विद्यार्थियों, तो ये पक्षी अपने घर की तरफ जाते हैं। तो जब ये पक्षी अपने घर की तरफ जाते हैं तो बहुत ही शोर मचाते हुए ये जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जंगलों के बीच में पक्षियों की समूह की जो आवाजें हैं वो अचानक से बढ़ गई हैं, मतलब आवाजें बढ़ गई हैं। ध्वनिमयी विविधा विहगावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी। और कवि क्या कहना चाहते हैं विद्यार्थियों की, जैसे ये संध्या होता है, शाम होती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी जो है वो आकाश में ना उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आप देखो, कल्पना करो कि अब मैंने आपको शुरू में बताया कि कविता का एक उद्देश्य कल्पनाशीलता भी होता है। अब कल्पना करो आप यहाँ पे हैं लेकिन गांव में ये सारे दृश्य आपने अवश्य देखे होंगे विद्यार्थियों। जब संध्या होती है तो फिर बहुत सारे पक्षी, कोई इस दिशा से उस दिशा में, कोई उस दिशा से, ऐसे पक्षी शोर मचाते हुए और झुंड में जाते हैं। आपने वो झुंड भी अवश्य देखे होंगे, कैसे झुंड में पक्षी जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। तो कवि इन दूसरी चार पंक्तियों में बताना चाहते हैं कि जैसे ही संध्या होती है, जंगलों के बीच में जो पक्षियों की आवाजें हैं उनकी आवाजें जो है वो बढ़ जाती हैं, बहुत बहुत बढ़ जाती हैं। और जो आकाश है, आकाश में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी जो है वो, जो आकाश का घेरा है, नभमंडल, नभमंडल नभ मतलब आकाश, तो नभ का जो घेरा है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी जो है वो विद्यार्थी वो उसमें उड़ने लगते हैं। अगली जो पंक्ति है, अधिक और हुई नभ लालिमा, दस दिशाएं अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। अगली जो चार पंक्तियां हैं विद्यार्थियों, कवि उसमें कहना चाहते हैं कि जैसे ही थोड़ी और शाम होती है, अर्थात रात होने की शुरुआत होती है, वैसे ही ये लालिमा और भी बढ़ जाती है। और उस लालिमा से बढ़ने का प्रभाव ये होता है कि जो 10 दिशाएं हैं विद्यार्थियों, वो 10 दिशाएं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो 10 दिशाओं में ये जो सूरज की रोशनी है वो फैल जाती है और इससे उनका रंग बदल जाता है। और 10 दिशाएं जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। सकल पादप पुंज हरितिमा अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। विद्यार्थियों ये देखो, अभी जो अगली पंक्ति आ रही है इसमें कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने। कवि कहते हैं कि सकल पादप, पादप का अर्थ है पेड़, और सकल मतलब सभी। तो कवि कहते हैं कि
सभी जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। पुंज मतलब समूह। तो ये जो पेड़ पौधों का समूह है विद्यार्थियों, ये हरा होता है। अब देखो पत्तों का रंग हरा होता है, तो ये सारे जो हरियाली होती है, हरितिमा मतलब हरे हरे कलर का, जैसे ही सूरज डूबने लगता है उनकी लालिमा से, अरुणिमा का मतलब होता है लाल, तो वैसे ही जैसे संध्या होती है, शाम होती है, सभी पेड़ पौधे और उनकी जो हरियाली है वो हरियाली का रंग बदल जाता है, और सभी पेड़ पौधों का कलर जो होता है वो लाल हो जाता है। जैसे लाल कलर से ये पेड़ पौधे जो है वो नहा कर आए, अर्थात पेड़ पौधों का जो है ये लाल रंग में डूब जाते हैं विद्यार्थी। ऐसे लगता है कि ये सब हरे से इनका रंग जो बदलकर लाल हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। विद्यार्थियों देखो कितना सुंदर कवि ने कल्पना की है, कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कितना सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि झलकने पुलिनों पर भी लगी, अर्थात ये जो सूरज डूब रहा है और सूरज की ये जो लाल रोशनी है, इसका असर ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधों पर पड़ा है, पक्षियों पर पड़ा है, बल्कि जो नदी है और जो रेत है, नदी के पानी और रेत के ऊपर भी ये सूरज की लाल लाल रोशनी जो है वो नदी के पानी पर भी पड़ रही है, और ये जो रेत है, नदी के किनारे रेत है, उस पे भी पड़ रही है। और ये इससे ये नदी का पानी और रेत भी जो कैसे लाल रंग की हो गई है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है कि नदी जो है वो लाल कलर की नदी बह रही है। तो कितना सुंदर दृश्य है। सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। कवि कहते हैं कि सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि सरी का अर्थ होता है झरना और सरोवर का अर्थ होता है विद्यार्थी तालाब। तो कवि कहते हैं कि सिर्फ झरना और तालाब के ऊपर भी ये जो सूरज की रोशनी पड़ती है लाल लाल कलर की, इससे इन दोनों का रंग बदल जाता है, और ये अति ही रमणीय मतलब रमणीय का अर्थ होता है सुंदर। तो ये जो नदी ये झरना है और तालाब है, ये लोग अति सुंदर मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं उस सूरज की रोशनी में। सोचो पानी कैसा है और उसके ऊपर लाल कलर की रोशनी, और इस तरह से सरोवर और तालाब और झरना दोनों ही बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीर्ष विहारिणी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य शनै शनै। अगली जो पंक्तियां हैं विद्यार्थियों, उसमें कवि कहते हैं कि अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, अचल का मतलब होता है पहाड़। तो कवि कहते हैं कि अभी तक विद्यार्थियों हमने क्या देखा कि सूरज की रोशनी पेड़ की चोटी मतलब पेड़ के एकदम ऊपर हिस्से पर है, लेकिन हमने ये कल्पना की है, हमने गांव में अवश्य देखा है कि जैसे सूरज और डूबने को होता है तो ये जो रोशनी लाल लाल होती है वो छटनी शुरू होती है, कम होनी शुरू होती है, और वो ऊंचाई पर दिखाई देती है। आप इमेजिन करो जरा। तो कवि कहते हैं कि अचल के जो ये सूरज की रोशनी है, लालिमा है, ये पेड़ों की शिखाओं पे थी। पादप मतलब पेड़ होता है, और विहारणी मतलब विहार करने वाली। तो ये जो रोशनी पेड़ों के ऊपर विहार करती थी, अर्थात पेड़ों की चोटी पर थी, ऊपर वाले हिस्से पे, वो रोशनी धीरे धीरे अब क्या हो गई, पहाड़ की चोटी पे, अचल मतलब पहाड़ और शिखर मतलब चोटी, तो वो सूरज की लालिमा रोशनी वो पेड़ों से होते हुए अब जो है वो पहाड़ के ऊपर पहुंच गई है। तरणी बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य शनै शनै, अर्थात ये जो तरणी है, अर्थात ये सूर्य जो है वो थोड़े थोड़े समय, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये गगन का जो मंडल है, जो फेरा है आकाश का, उसमें से ये सूर्य जो है वो धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। तिरोहित होने का अर्थ है गायब होना। तो सूरज जैसे जैसे शाम ढल रही है, सूरज जो है ये गायब हो जा रहे हैं विद्यार्थियों। हमारी आखिरी जो चार पंक्ति है उसमें लिखा है कि निमिष में वन व्यापित विथिका, विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल धूसर वत्स समूह भी विलसता जिनके दल साथ था। अर्थात ये निमिष का मतलब होता है पल भर, अर्थात बहुत ही कम समय, थोड़े से समय। व्याप्ति व्यापित मतलब फैली हुई, और विथिका का अर्थ होता है गली पगडंडी। तो विविध मतलब अनेक, और धेनु मतलब गाय। तो कवि क्या कह रहे हैं विद्यार्थी, अगली पंक्ति कितनी सुंदर है, इसका अनुभव आपने गांव में अवश्य किया होगा।
इसमें क्या लिखा है कि जय पल भर में ही ये जो जंगल से आती है रास्ते पगडंडी। पगडंडी का अर्थ होता है छोटा रास्ता जो जंगलों के खेतों के बीच से जाता है विद्यार्थियों। कवि कहते हैं कि थोड़े ही देर में पल भर में ही जो जंगल से ये पगडंडी आती है अपने गांव की तरफ। वो पगडंडी कैसे हो गई, बहुत सारी अनेक अनेक गायों से विभूषित। विभूषित का मतलब होता है सुंदर होना। तो कवि कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर में, अभी तक तो सूरज की रोशनी थी, सब तरफ एकदम सुंदरता थी, थोड़े ही देर में ये रोशनी जो है वो गायब हो गई। और उस जगह पे क्या हो गई, जंगल से गायों का झुंड, समूह जो है वो आ रहा है। पल भर में ही वो दिखाई देने लगता है। धवल धूसर वत्स समूह भी विलसता जिनके दल साथ था। और ये जो दल आ रहा है ना, ये जो समूह गायों का आ रहा है ना विद्यार्थियों, आप देखो यहाँ पे कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि जब ये गायें चर कर आती हैं जंगलों से, खेतों से, तो इनके पैरों के निशान से बहुत धूल उड़ते हैं। और ये धूल ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने हमारे ऊपर पाउडर या सफेद सफेद ऐसे पाउडर फेंक दिया हो। तो कवि क्या कहते हैं कि जैसे ही ये गाय जंगल से गांव की तरफ आ रही हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, वह क्या लिखा है, वत्स मतलब शिशु। तो गाय के जो बच्चे हैं ना, वो गाय के पीछे, भैंस के बच्चे उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उससे बच्चों को ऐसे लगता है कि वो किसी धूल से नहा कर आए हैं। और ये देखकर भी विद्यार्थी बहुत सुंदर लगता है। जब आप कल्पना करो कि जब गाय और भैंस जंगल से चर कर आती हैं, उनके पैरों के फिर जो धूल उड़ता है उसमें वातावरण में पूरा धूल धूल फैल जाता है। तो कितना सुंदर, हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें यहाँ बैठे बैठे कवि ने गांव के संध्या का समय का दर्शन करा दिया है। कितना सुंदर वर्णन किया है। तो उन गायों के साथ उनके बच्चे भी जो है वो आ रहे हैं। और ये दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शोभा दे रहा है, बहुत ही सुंदर देखकर लग रहा है। तो विद्यार्थियों, ये हमारी कविता का अर्थ हुआ। अभी हमने जो पढ़ा उस कविता में कुछ शब्द भी हैं, उन उन शब्दों को हम देखते हुए चलते हैं। देखो, मैंने आपको इन सब शब्दों के अर्थ भी बता दिए हैं। अवसान क्या होता है, समाप्त। लोहित मतलब लाल रंग का। प्रभा मतलब प्रकाश। ये सारे शब्द तो मैंने आपको बता दिए। विपिन मतलब जंगल। या आपके लिए अगर आपको कुछ शंका है तो आप इसकी सहायता से शब्दों के अर्थ भी लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। ये हो गए। अंत में विद्यार्थी, ये जो है रस छंद अलंकार, ये आखिरी स्लाइड है हमारे इस पीपीटी का। ये क्या होता है, ये काव्य सौंदर्य होता है। 2 मिनट में हम इसको समाप्त करेंगे। काव्य सौंदर्य, काव्य मतलब कविता। और हेलो, मैं फिर से बंद करी तब अच्छा है। और सुजुकी तो बहुत अच्छा बजाती है। डोरेमोन मेरे अंदर तो कभी खाने नहीं। हेलो, सर भी म्यूट हो गए।